कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। गुड आफ्टरनून सर। रिसेंटली मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो हाल ही में इन्फोसिस प्राइज़ इन रिसर्च वो अवार्ड किया गया था। तो वहाँ पर नारायण मूर्ति जी बात कर रहे थे। तो वो एक बात रख रहे थे सामने कि अभी 75 साल हो गए आज़ादी के, तब भी वर्ल्ड के टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। और उनके मुताबिक इसके लिए एक बहुत प्रमुख कारण है जो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री है। तो वो कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री रोट लर्निंग एनकरेज करती है और जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में जो डेवलप होनी चाहिए वो नहीं कर पाते वो। मैं खुद भी IIM अहमदाबाद से पढ़ा हूँ और मैं भी एक ट्रेनर रह चुका हूँ IIT JEE के लिए। तो मैंने फ़र्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, पैटर्न रिकग्निशन पे फोकस रहता है रादर देन क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। और भारत में कई सारे उच्च संस्थान हैं, उनसे उम्मीद है कि दे विल ब्रेक थ्रू राइट इनटू दिस टॉप यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। तो हमारे जो उच्च संस्थान है वो कहाँ मात खा रहे हैं, ये समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, आज के ही परिदृश्य की बात करें तो बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि रोट लर्निंग, जाने बिना याद कर लेना, रट्टा मारना, इस पे बहुत ज़ोर है। तो ये चीज़ उत्तरदायी है, सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं। उसके थोड़े और पीछे जाओगे तो जो छात्र होते हैं उनका पारिवारिक और सामाजिक माहौल देखोगे तो वो माहौल माने उनके माँ बाप वगैरह उनसे यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से बस तुम सेलेक्ट हो जाओ। समझे कि नहीं कितनी गहराई तक तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अपने विषय सब्जेक्ट को लेकर तुम में लगाव कितना है, ये सब बातें मायने नहीं रखती। मायने बस एक चीज़ रखती है कि तुम जल्दी से सिलेक्शन पा जाओ। और सिलेक्शन पाने के बाद भी अंदर तुम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें तुम कितने पारंगत हुए ये भी बात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। अंततः बस ये मायने रखता है कि तुम नौकरी कैसी लेकर के निकले, या कि अगर IIT में थे तो वहाँ से फिर तुम और फर्दर एजुकेशन के लिए US की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाए कि नहीं पाए। तो कोचिंग क्लास जो कर रही है उसका जो परिणाम है उसकी बात नारायण मूर्ति जी ने करी कि दुनिया के शीर्ष 250 या 200-300 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं रहता। कभी कभार शायद एक आध दो आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो बड़ी खुशी मनती है। और यही अखबारों की हेडलाइंस बन जाता है कि कोई एक यूनिवर्सिटी भारतीय विश्व की शीर्ष 200 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान बना पाई। और यही बड़े गौरव और बड़े खुशी की बात हो जाती है। और ऐसा भी आमतौर पे नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है। तो परिणाम क्या है
इस बैठ जाइए इस रोट लर्निंग का वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तो रैंकिंग्स से ही पता चल जाता है कि हमारा क्या हो रहा है। और उसी में ये बात भी सही है कि दुनिया में जितने इंजीनियर्स भारत पैदा करता है उतना कोई और देश नहीं। तो ये कितनी विचित्र बात है, इतने सारे इंजीनियर यहाँ से पैदा होते हैं और यहाँ का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुनिया में 200-300 में भी मुश्किल से आता है। ये तो हुई परिणाम की बात। मैंने शुरुआत करी थी थोड़ा पीछे जाने से। मैंने कहा था कोचिंग इंडस्ट्री जो कर रही है और कोचिंग इंडस्ट्री के कराने से स्टूडेंट जो कर रहा है उसके पीछे तो माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप ये थोड़ी पूछने आते हैं कि बता भाई तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनी गहराई से समझ में आई है। वो तो बस पूछते हैं नंबर बता दो और रैंक बता दो। और काम अगर रट्टेबाजी से चल रहा हो तो क्यों नहीं। देखो इतनी कोचिंग की जो ज़रूरत पड़ती है ना, उसके पीछे भी एक प्रमुख कारण ये है कि आपके बोर्ड का जो इवैल्यूएशन पैटर्न और क्राइटेरिया है, जो नेशनल और स्टेट बोर्ड्स होते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़्यादातर बोर्ड्स में, सभी बोर्ड्स में रट्टा मारकर मज़े में काम चल जाता है। इसीलिए आप बोर्ड के टॉपर भी हो तो भी कोई गारंटी नहीं कि जेई में आप 10-15 हज़ारवीं रैंक भी ला पाओगे। और हो सकता है कि आप अपने स्टेट बोर्ड के टॉपर हो, आप सीबीएसई टॉपर हो, 98% मार्क्स, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है जेई का एक सवाल ना कर पाओ आप, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स हैं वो भी आज तक रट्टेबाजी को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसीलिए तो आईआईटी वगैरह में इस बात की कोई कद्र ही नहीं होती और इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए थे। बोर्ड के नंबर अपनी जेब में रखो, सबको पता है वहाँ रट्टेबाजी से काम चल जाता है। बोर्ड्स में मैथ्स का जो सबसे कठिन सवाल होता है वो भी जेई में पूछा नहीं जाएगा। कम से कम मेरे समय में यह हालत थी, आजकल क्या चल रहा है नहीं पता। बोर्ड्स का 12वीं के मैथ्स की बात कर लें हम, तो उसमें जो सबसे कठिन सवाल आएगा वो भी इस लायक नहीं होता कि जेई में उसको एमसीक्यू में भी पूछा जाए। ये हालत होती है हमारे बोर्ड्स की। और कुछ स्टेट्स बोर्ड्स तो ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि थ्योरम्स के प्रूफ लिख दो और उसके नंबर मिल जाएंगे। अब थ्योरम का प्रूफ आप वहीं नया आविष्कृत तो करते नहीं हो, वो तो आप रट के ही आए होते हो। आपने वहाँ पे रट दिया, 5 में से 5 नंबर मिल गए, आगे बढ़ो। पर ये करने से कोई जेई में सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। वहाँ 1 नंबर, आधा नंबर नहीं मिलेगा, किसी चीज़ का प्रूफ लिख दो कि वहाँ सवाल आया है, उसको हल करना है। तो इसलिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और यही वजह होती है कि खासकर 12वीं में स्टूडेंट्स अपना स्कूल छोड़ करके, पूरी तरह से स्कूल छोड़ देगा। वही स्कूल जिसमें वो 10वीं में रेगुलर अटेंडेंस नियमित रूप से उपस्थिति बताता था अपनी, उसको छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में लग जाता है। और कोटा वगैरह शहरों में, अगर मुझे सही पता है तो ये हाल है कि आपकी स्कूलिंग भी छुड़वा देते हैं। वो कहते हैं आप कोचिंग करिए और 12वीं का आपको अलग से एग्ज़ाम वगैरह दिलवा करके सर्टिफिकेट आपको दिलवा देंगे। ऐसा ही होता है ना। वहाँ रेगुलर स्कूल वाली क्लासेस तो होती भी नहीं है, तो कहते हैं आप अपना पीसीएम की पढ़ाई करिए बस। अब वो जो बोर्ड्स में रट्टेबाजी से काम चल जाता है, उसका क्या राज है? ऐसा क्यों चल रहा है? ये बात भारतीय शिक्षा में कहाँ से आ गई कि रट लो और नंबर आ जाएंगे? क्योंकि आप सोचिए ना, अगर बोर्ड्स भी जेई की तरह ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देते और टेस्ट करते, तो क्या कोचिंग की इतनी ज़रूरत पड़ती? भाई वो जो 11वीं 12वीं का छात्र है, उसको पता है कि वो क्लास में सब कुछ भी समझ ले, जो कुछ भी उसको अपनी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक और स्कूल के टीचर द्वारा समझाया जा रहा है वो सब कुछ भी समझ ले, तो भी
जेई में उससे 1 नंबर नहीं हिलेगा, इसलिए वो अपनी क्लास छोड़ देता है। कहता है इन क्लासेस को करने से फ़ायदा क्या, मैं बोर्ड टॉप भी कर लूँगा तो भी कुछ मिलना नहीं उससे। तो बोर्ड्स में फिर इस तरह से रटंत विद्या पर जोर क्यों है? और आज से नहीं है, बहुत पीछे से है। आप आज से 40-50 साल पहले के भी बोर्ड्स के 10वीं 12वीं वगैरह के, या कि जो नॉर्मल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं, आप इनके पेपर्स निकाल लें तो वही पुराने सवाल दोहराए जा रहे हैं, और जिसने रट लिया वो नंबर पा जाएगा। ये कहाँ से आ गई भारत में चीज़ कि रटना बड़ी बात है, स्मृति बहुत बड़ी बात है? ये कहाँ से आ गई? आप देख रहे हैं ना हम कहाँ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं पीछे जा रहे हैं, देखो पीछे भी यही हो रहा था, फिर मैंने स्मृति शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये बात आती है उस संस्कृति से और संस्कृति के पीछे के दर्शन से। भारत ने दुर्भाग्यवश जिसको अपना रखा है। देखिए, जब आप बात करते हैं शास्त्रों की तो आप ज़्यादातर 2 का ही नाम लेते हैं, वेद और पुराण। उसके साथ में स्मृतियां हैं और इतिहास ग्रंथ हैं और अगम शास्त्र हैं। पर आप अगम की बात कम ही करोगे, स्मृतियां भी अब खो ही चुकी हैं अतीत में। हाँ, इतिहास जैसे रामायण इत्यादि ज़रूर प्रासंगिक हैं, पर जैसे कोई आपसे बात करता है आप वेद पुराण ही बोलते हो। अब वेद का आशय तो होता है वेदांत से, कि वेदों का वही हिस्सा है जो शीर्ष है, जो सर्वमान्य है, जो सबसे ज़्यादा सम्मान्य है। तो वेद की बात तो वेदांत से होती है। लेकिन एक समस्या ये हुई है कि वैदिक काल के लगभग 1000 साल बाद जो पुराण लिखे गए, भारत की संस्कृति उनसे चल रही है। भारत की संस्कृति कहने को वैदिक है, पर वो चल रही है पौराणिक किस्से कहानियों से। हम समझना चाह रहे हैं कि आज भी शिक्षा पद्धति में भारत में समझने पर जोर क्यों नहीं है और बस रट लेने मान लेने पर जोर क्यों है। तो इसके कारणों की खोजबीन करने में 1000-2000 साल पीछे जा रहा हूँ। और जब मैं 1000-2000 साल पीछे जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि क्योंकि जो बात वेदांत की है उसको समझने में श्रम लगता है, और भारत की अधिकांश आबादी खेतिहर थी। अब ये बात तो युग पर निर्भर करती है ना। टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ ही नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोग खेती में लग करके पूरी आबादी के लिए अन्न उपजा लें। वैसा आज हो गया है। अमेरिका की 2-3% आबादी खेती करती है, पूरे अमेरिका को खिलाती है और अन्न का निर्यात भी करती है खूब। ये क्यों संभव हो पाया है? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी और कैपिटल, 2 चीज़ों से। और हम जब जाते हैं यहाँ से 2000 साल पहले भारत में, तो टेक्नोलॉजी नहीं इतनी विकसित, दुनिया में कहीं नहीं विकसित थी, भारत में क्या, कैपिटल भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो 80-90% आबादी, बल्कि 90% से ज़्यादा आबादी खेती ही करती थी, और खेती करती थी बहुत ही साधारण स्तर की टेक्नोलॉजी के साथ। वास्तव में आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भारत में लगभग 2500 साल तक कोई तरक्की नहीं हुई। आप ईसा पूर्व 500 साल पहले चले जाएं और आप 18वीं शताब्दी तक आ जाएं, अंग्रेज़ों के आने से ठीक पहले तक, बल्कि अंग्रेज़ों के आने के भी 100 साल बाद तक आ जाएं, तो ये कितने साल हो गए? 2300 साल हो गए। ये 2300 सालों में खेती बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे होती आई, कुछ नहीं बदला। ये कितनी विचित्र बात है, क्योंकि खेती भी एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग है ना। इकोनॉमी का वो एक प्रोडक्टिव सेक्टर है जहाँ पर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ उपजाते हो, एक कंज्यूमेबल वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं हुई।
जब टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं हुई तो वो इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव बनी रही। लेबर इंटेंसिव माने क्या? इंसान को ही लग के काम करना पड़ेगा। इंसान लगता था और एक जोड़ी बैल लगते थे। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ना, हीरा और मोती की, 2 बैल हैं, वो अपना लगे हुए हैं। तो अब जब हर आदमी खेती में लगा है और खेती हो रही है बिल्कुल साधारण टेक्नोलॉजी से, तो पढ़ने लिखने से कोई फायदा? क्योंकि भाई आदमी जो भी काम करता है वो थोड़ा स्वार्थवश ही करता है, और कहीं लाभ दिख रहा हो तो जरूर करता है। जब खेती एकदम साधारण टेक्नोलॉजी से हो रही है तो उसमें पढ़ने लिखने से कोई फायदा तो मिलना नहीं है। भाई आज आपको पढ़ना लिखना आवश्यक है, क्योंकि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो कुछ ज्ञान मांगते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप उनमें कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको मौका भी दे दिया गया तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन खेती करने के लिए पढ़ा लिखना होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहा है। आज तो फिर भी खेती में टेक्नोलॉजी लगने लगी है। मैं उन 2300 वर्षों की बात कर रहा था, जब पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो खेती तो कर ही सकते हो। तो जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं थी, जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें वेदांत समझ में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वेदांत थोड़ा दिमाग मांगता है, थोड़ी शिक्षा मांगता है, एक खुला हुआ शिक्षित मन मांगता है वेदांत। तो लोगों को समझ में आ नहीं सकता था। और दूसरी चीज जो हुई वो थी पुरोहित वर्ग का षड्यंत्र। एक तो लोगों को पढ़ने लिखने की वैसी जरूरत नहीं, क्योंकि खेती कर रहे हैं सब, खेती में पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। और दूसरी बात, पुरोहित वर्ग ने कर दिया कि बहुत बड़ा एक भाग है जनसंख्या का जिसका पढ़ना लिखना ही वर्जित करा दिया। तो एक तो वो खुद ही पढ़ना लिखना नहीं चाहते, खेती में लगे, और दूसरे पढ़ना लिखना चाहे भी तो पुरोहितों ने षड्यंत्र करके ऐसा कर दिया कि वो पढ़ लिख नहीं सकते। और खास तौर पर अगर वो धार्मिक साहित्य पढ़ लें तो ये तो सीधे सीधे पाप अपराध माना गया, जिसकी सजा भी निश्चित थी। तो क्या होगा? ये होगा कि जो धर्म क्या केंद्रीय ग्रंथ है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। गीता आपको समझ में ही नहीं आएगी, उपनिषद आपको समझ में ही नहीं आएंगे। अब जनता को धार्मिक रखना भी जरूरी है। जनता को धार्मिक नहीं रखोगे तो जजमानी कहां से मिलेगी? पुरोहितों का धंधा पानी कैसे चलेगा? तो उन्हें धार्मिक रखना भी जरूरी है। तो फिर उनको धार्मिक रखने के लिए तरह तरह के किस्से कहानी गढ़े गए। अब उन किस्से कहानियों को समझने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। गौर करिएगा, समझने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि वो लिखे ही इस उद्देश्य से नहीं गए हैं कि समझे जाएं। वो लिखे ही उस उद्देश्य से गए हैं कि बस मान लो और कहानी याद भी कर लो, मान लो और याद कर लो। फलाने शहर में एक गरीब किसान रहता था, उसकी एक पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन गरीब किसान की टांग कट गई तो पत्नी ने खड़े होकर के पर्वत पर 20 दिनों तक फलाने देवता की आराधना की। देवता ने प्रकट होकर कहा, बताओ क्या वर मांगती हो? वो बोली, अगर मैंने अपना शील बचा कर रखा है और मैं पूर्णतया पतिव्रता हूं तो मेरे पति की कटी टांग जुड़ जाए। और पति की कटी टांग जुड़ गई। लगाओ बच्चा नारा। बस ये। अब इस तरह की कहानियों को पढ़ने समझने के लिए किस स्तर की बुद्धिमत्ता चाहिए? कुछ नहीं, इनमें समझने को कुछ है ही नहीं। और यही कहानियां धर्म बन गईं। और यही कहानियां जब धर्म बन गईं तो धर्म तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है ना। धर्म तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आधार होता है ना। यही कहानियां जब धर्म बन गई तो यही कहानियां बोर्ड का पर्चा बन गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड में कहानियां पूछी जाती हैं। मैं कह रहा हूं जैसे इन कहानियों में समझने बूझने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक उसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की ये रीति बन गई कि उसमें भी समझने वाली कोई ज़रूरत नहीं। पहले से तयशुदा सवाल हैं, अब वो आप वहाँ पे ले आके लिख दो और बात बन जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पिछले 10 साल के पेपर्स अगर तुम सॉल्व कर लो तो तुमने इस साल के पेपर का 90% मामला पहले ही तैयार कर लिया। होता है कि नहीं? ये सब देख रहे हो कहां से आ रहा है? ये आ रहा है वेदांत की उपेक्षा से, क्योंकि वेदांत में आप कुछ रट नहीं सकते। रट के क्या करोगे? वहां रट के कुछ मिलेगा ही नहीं। छोटे छोटे सूत्र क्या करोगे रट के?
वहां तो समझना पड़ता है, गहरा ध्यान लगाना पड़ता है कि बात क्या कही जा रही है। गीता रट के क्या मिलेगा? हालांकि लोग गीता को भी रट लेते हैं, रटंत गीता भी चलती है, पर वहां समझना पड़ता है। लेकिन जो चीज समझनी पड़ती है हमने उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी और षड्यंत्र करके उपेक्षा करी। हमने धर्म के नाम पे उन चीजों को आगे बढ़ा दिया जहां जानना न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि अपराध भी है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में जो कुछ है उसको लेकर के बच्चे जब घर पे सवाल करते हैं तो उनको डांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा पूछता, अच्छा आप कहते हो भगवान जी ने सब कुछ बनाया, तो बताओ भगवान जी को किसने बनाया? चुप कर, सांप काट लेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो कपोल कल्पित गप्पबाजी किस्से कहानियों ने बिल्कुल जकड़ लिया धर्म को, वही चीज निकल करके आज यहां तक आ रही है कि दुनिया के शीर्ष संस्थानों में भारतीय कहीं नजर नहीं आते। भारतीय माने भारतीय संस्थान, वो दुनिया के जो संस्थान है उसमें भारतीय नजर आते हैं, वो कूद कूद के वहां पहुंचते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं कि एडमिशन मिल गया फलानी यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की। पर भारत में ऐसे संस्थान विकसित नहीं हो पाते। अभी मैं कह रहा था ना कल ही तो शायद, कि अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 1000 साल तक भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। दिल दहलाने वाली बात है कि नहीं? ये आप इस बात को थोड़ा सा इलॉन मस्क के तरीके से लेट दैट सिंक इन। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी 1000 साल में, यह चल रहा था भारत में। क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब होता है सोचने समझने की जगह, रटने और दोहराने की जगह को तो विश्वविद्यालय नहीं कहते। जहां मन विशाल और उदार हो सके, जहां विचार पंख फैलाकर उड़ सके, उस जगह को कहते हैं विश्वविद्यालय। और भारत ने विचार से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। भारत ने समझ लिया कि धर्म का अर्थ होता है विश्वास। आज भी मैं कुछ कहता हूं तो लोग बड़े खफा हो जाते हैं, रुष्ट होकर के कहते हैं, बट यू आर हर्टिंग आवर बिलीफ्स। तुमसे कहा किसने बिलीफ पालने पोसने को? बिलीफ का तो मतलब ही होता है अज्ञान। धर्म विश्वास की तो बात होता नहीं, धर्म तो विवेक और विचार की बात होता है। तुमसे किसने कह दिया है कि तुम धारणाएं, मान्यताएं, बिलीफ्स, विश्वास जो कि सब अंधविश्वास, उसको पालते रहो? तुमसे किसने कह दिया है? और जब तक भारत अंधविश्वासों का देश रहेगा, यहां यूनिवर्सिटीज पनप भी नहीं सकती। यहां यूनिवर्सिटीज पनपने लगेंगी, समाज के लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि समाज चलना चाहता है रूढ़ियों पर, और रूढ़ियों पर चलते समाज के बीच में एक विश्वविद्यालय खड़ा हो जाए जो कह रहा है नहीं, हम जानना चाहते हैं, हमें बताओ, हमें समझाओ। समाज कहेगा ये विश्वविद्यालय बंद कर दो, इसको आग लगा दो। बात समझ में आ रही है? हर चीज अंतर संबंधित होती है दूसरी चीज से। जो कुछ आज से 2000-3000 साल पहले हुआ, उसकी छाया आज भी भारत पर है, और जबरदस्त तरीके से। ये जो भारतीय चरित्र इतना लिजलिजा, कमजोर और रुग्ण सा हमको दिखाई देता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही तो है, आत्मा बल देती है, और आत्मा पाते हो आप वेदांत में। और रूढ़ियां, बेकार की बातें, अंधविश्वास, गप्पबाजी, ये आदमी को कमजोर करती हैं, और ये सब आपको बहुत मिलता है बाकी धर्म के नाम पर। पुराणों में भी कुछ ऐसे वृतांत हैं जिनका गूढ़ अर्थ वेदांत की छाया में, वेदांत की रोशनी में बल्कि करा जा सकता है। और मैं कहता हूं पुराणों के वो हिस्से सराहनीय हैं, पूजनीय भी हैं, लेकिन पौराणिक साहित्य में ज्यादातर ऐसा है जो बस कल्पना की उड़ान भर है, और जो
वेदांत के मूल्यों से मेल भी नहीं खाता, बल्कि विपरीत जाता है। वेदांत एक बात कह रहा है, पुराण बिल्कुल उसकी उल्टी बात कह रहा है। अब उपनिषद क्या समझाते हैं प्रकृति और पुरुष के बारे में, देह और आत्मा के बारे में, लेकिन संस्कृति हमारी बन गई है कि मृत्यु के साथ गरुड़ पुराण को जोड़ दिया गया है। घर में मृत्यु हो जाए तो बैठ करके गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। भगवत गीता का क्यों नहीं करते? मृत्यु हो गई है, उस समय तुम धर्म को याद करना चाहते हो तो गरुड़ पुराण क्यों, भगवत गीता क्यों नहीं, उपनिषद क्यों नहीं, ईशावास्य उपनिषद, निरालंब उपनिषद क्यों नहीं? कहानियों में बहुत मजा आता है ना, और कहानियों के साथ सुविधा यह है कि सवाल नहीं उठाना पड़ता। ये तो कहानी है, ऐसा हो चुका है, इसे पूछ क्या रहे हो। और कहानी ये है कि देह से आत्मा निकल रही है, फिर फलाने पहाड़ पे चढ़ रही है, फिर फलानी नदी पार कर रही है, फिर फलाना ऐसा ठिकाना ऐसा, ये सब चल रहा है। और सवाल वहां करोगे तो मुंह की खाओगे, पंडित जी नाराज हो जाएंगे तुरंत। और यही पंडित जी लोग सब प्रोफेसर बने। आप अगर चले जाएंगे और आज भी देखेंगे विश्वविद्यालयों वगैरह में, तो वहां पर आपको बड़े अनुपात में पंडित जी लोग ही नजर आएंगे, ब्राह्मण लोग ही। और पंडित जी लोगों ने हमेशा यही कहा, पूछना मत बच्चा। वो क्लास में भी यही करते हैं, पूछना मत बच्चा। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, पर अधिकांश ऐसे ही है, पूछना मत बच्चा। ज्यादा पूछ लो तो झापड़ और मार देंगे, क्योंकि यही काम उन्होंने शताब्दियों से करा है। जो सवाल पूछे उसको झापड़ मार दो, क्योंकि सवाल अगर पूछ लिया तो पोल खुलती है ना, धंधा पानी बंद होता है, तो सवाल ना करने पाए कोई। माहौल ऐसा तैयार कर दो आतंक का कि कोई सवाल ना करने पाए। अब बताओ विश्वविद्यालय कहां से आगे बढ़ेंगे? विश्वविद्यालय तो आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब से ही। अभी हाल में ये टेडेक्स और जोश और इन लोगों ने मुझे बुलाया बोलने के लिए, मैंने वहाँ बोला भी। फिर बात कर रहा था, किसी ने कहा कि अमेरिका में टेड में और जो उनके बाकी बड़े पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें प्रोफेसर्स को बहुत बुलाया जाता है और वो आते हैं और बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। भारत में आप पाते हो कि प्रोफेसर्स आ रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री थे, IIM में उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी, उनको अभी लल्लन टॉप पर बुलाया गया। उन्होंने हिंदू धर्म पर ही एक किताब लिखी है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको वहाँ देख करके। लेकिन आमतौर पर यहाँ ऐसा है ही नहीं कि प्रोफेसर्स आएँ और ज्ञान चर्चा करें। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आएँ और वो अपने अपने विषय की कुछ ज्ञान चर्चा करें, और अगर वो ऐसी चर्चा कर पाएँ तो लोग सुनेंगे ज़रूर। लेकिन प्रोफेसर्स ज़्यादातर इस लायक ही नहीं है कि ज्ञान चर्चा करें, क्योंकि उन्होंने कभी चर्चा करी ही नहीं। उन्होंने क्या करा है? वही गुरु के गुरु ने था किया गुरु को अमर फल भेंट, और तब से गुरुजी कर रहे वही नोट डिक्टेट। 50 साल पुराना एक उनके पास नोट है जो उन्होंने अपने गुरुजी से चुराया था, और उसको आज तक डिक्टेट करते जा रहे हैं। क्लासरूम में बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती जा रही है। यही काम शताब्दियों से करा है गुरुजी ने। चल रहा है काम मजे में। आप में से जिन भी लोगों ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, CA इन सब चीज़ों की तैयारी करी हो, वो जानते होंगे जो क्लास के टीचर्स होते थे और जो कोचिंग के टीचर होते थे, उनके स्तर और क्षमताओं में बहुत अंतर होता था। तभी तो क्लास वाले टीचर की क्लास खाली जाती थी, वहाँ कोई जाता ही नहीं था। मैं खास तौर पे 11वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं जाता था। और सब बंक कर करके कहाँ बैठे होते थे? ट्यूशन सेंटर में। इसी तरीके से आप देखो, आज UPSC के टीचर्स की बड़ी मान्यता हो गई है। लेकिन आप UPSC का सिलेबस लो तो वो तो UG PG लेवल का ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं,
जो पहले ही अपना यूजी पीजी का सिलेबस पढ़ चुके हैं, पढ़ तो चुके हैं ना, तभी तो डिग्री मिली होगी। अब उसके बाद जब उन्हें यूपीएससी लिखनी होती है तो वो अलग से कोचिंग लेते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स की जो कि वो तथाकथित रूप से अपने कॉलेज में पहले ही पढ़ चुके हैं, डिग्री पा चुके हैं। ये क्या बात है भाई? आप फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यूपीएससी में भी आपने सब्जेक्ट क्या चुना है, मान लीजिए फिलॉसफी, तो आप फिलॉसफी की कोचिंग काहे को ले रहे हो? आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो फिलॉसफी में पहले ही, आप तो पढ़ा सकते हो, आप पढ़ने क्यों जा रहे हो? आपको तो फिलॉसफी का टीचर बनना चाहिए। नहीं, लेकिन आप फिलॉसफी कोचिंग लेने जाओगे क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया था उस प्रोफेसर के स्तर में और कोचिंग में जो आपको फिलॉसफी पढ़ाते हैं उनके स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। क्लास वाले ने तो वही, तब से गुरुजी कर रहे वही नोट डिक्टेट। और मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ बहुत गौरवशाली अपवाद जरूर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कृपया आप उनको भी लपेटे मत ले लीजिएगा, लेकिन 100 में से 98-99 जैसे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज भी विश्वविद्यालयों में कुछ बहुत सच्चे और ज्ञानी प्रोफेसर्स होते हैं और उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है। इस चर्चा में हम उनको नहीं ला रहे, लेकिन हम बात बहुमत की कर रहे हैं। ज्यादातर कैसे हैं? किसी भी देश के पिछड़ेपन का बड़े से बड़ा कारण होता है उसकी यूनिवर्सिटीज का पिछड़ा हुआ होना। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान आज आपको हर मामले में पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? जानते हैं बहुत बड़ी वजह, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में शीर्ष पदों पर ज्यादातर हिंदू थे और उसकी भी वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने जब यूनिवर्सिटी बनाना शुरू किया, सबसे पहले कलकत्ता में बनाई, मद्रास में बनाई, बाद में लाहौर वगैरह में बनाई, तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ी शिक्षा से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमान को ही तो हरा करके अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान लूटा है। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो दिल्ली किसके हाथ में था? मुग़लों के हाथ में था। तो मुसलमानों को ये बड़ी एक चिढ़ थी अंग्रेज़ों से कि हम तो भारत पर, हिंदुस्तान पर राज कर रहे होते, इन अंग्रेज़ों ने हमें हटा दिया। तो अंग्रेज़ जब शिक्षा लेकर के आए तो मुसलमानों ने उसने शिरकत करने से इनकार कर दिया। ठीक है, बाद में फिर इसीलिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो सब तो आप इतिहास में जानते ही होंगे ना। तो इकबाल आगे आए और हाँ सर सैयद अहमद खान, तो इन लोगों ने अपना फिर मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, पर वो बाद की बात है। शुरू में मुसलमानों ने कहा कि साहब हम तो नहीं। तो पाकिस्तान जब बना 1947 में, उस समय भी जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें सब ऊपर बैठे हुए थे हिंदू, और बंटवारा हुआ तो सब हिंदू भाग के आ गए हिंदुस्तान, इंडिया आ गए वो। तो वहाँ निचले तल पर जितने भी नाकाबिल लोग थे वही एचओडी बन गए, डीन बन गए, वाइस चांसलर बन गए। तो वहाँ शिक्षा का पूरा पतन हो गया। भारतीय विश्वविद्यालयों की हालत तो खराब है ही, पाकिस्तानियों की और खराब है। वहाँ हालत ये है कि वहाँ आप मैथ्स के पीएचडी से एक साधारण 10वीं का सवाल पूछ दें तो नतीजे खतरनाक आ सकते हैं। वहाँ शिक्षा का इतना खराब स्तर है। और ये मैं कोई उन पर आक्षेप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का स्तर पाकिस्तान में बहुत खराब है। और उसी चीज़ को आप आगे बढ़ाइए तो आज पाकिस्तान की आप दुर्दशा देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ हो, बहुत खराब हालत है। पूरी अर्थव्यवस्था की उनकी खराब हालत है। और फिर भारत की तुलना करिए आप साउथ ईस्ट एशिया से, वो लोग भी लगभग उसी समय पर आज़ाद हुए थे जब भारत, लेकिन उन्होंने दो चीज़ों पे पूरा जोर दिया, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। वो देखिए कितनी तेज़ी से आगे बढ़े। पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा भारत, और भारत से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा दक्षिण पूर्व एशिया। आपको क्या लग रहा है सिंगापुर हमेशा से ऐसे ही सोने का स्वर्ग होता था, या हांगकांग या मलेशिया या इंडोनेशिया? ना, ये बहुत पिछड़ी हुई जगहें थी आज से सिर्फ 50-60 साल पहले। यहां तक कि कोरिया भी।
पर इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा सम्मान दिया, उनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और हस्तक्षेप नहीं किया। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस हैं, उनकी ऑटोनॉमी का सम्मान करो, राजनेता नहीं घुसेंगे विश्वविद्यालयों में। आज भी आपकी हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी भी इज्जत के लायक हैं वो वही हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी दखल नहीं दे सकते। बड़े से बड़े मंत्री का बेटा भी सिफारिश के दम पर आईआईटी में नहीं घुस सकता। होने लग गया हो भीतर भीतर तो नहीं जानता, पर शायद ऐसा होता नहीं होगा। अभी भी वहां पर जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत पारदर्शी है, साफ है, और इसीलिए कुछ अभी स्तर बचा हुआ है आईआईटी वगैरह का। समझ में आ रही है बात कुछ? तो मामला बहुत पीछे से चल रहा है। ये देश एक डरा हुआ देश है जो सवाल पूछने से घबराता है। हमारे घरों में आप देखते नहीं हैं किस तरीके से अथॉरिटेरियन एक माहौल रहता है, सवाल नहीं पूछना ज्यादा। मैं वो उन 1-2% घरों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें खुलापन है, जिनमें संवाद है ना। ज्यादातर घरों में क्या रहता है? पैट्रियार्की और अथॉरिटी, पितृसत्ता और सन्नाटा, चुप। पापा घर आ गए, घर में आवाज नहीं उठनी चाहिए। और जितना पिछड़ा हुआ इलाका होता है वहां सवाल पूछने पर उतनी ज्यादा पाबंदी होती है। कहानियां चलती हैं बस, बिलीव इन द नैरेटिव। एक नैरेटिव होता है, कहानी होती है और आपको उस पर विश्वास करना होता है। आप उसकी छानबीन तहकीकात नहीं कर सकते, बस मान लीजिए। और अच्छे समझ लीजिए, जहां सवाल पूछने पर पाबंदी है, जहां छानबीन नहीं हो सकती, वहां फिर प्रगति भी नहीं होगी। क्योंकि इंसान की सारी प्रगति, चाहे वो बाहरी हो चाहे भीतरी हो, होती तो जिज्ञासा से ही है। उपनिषदों की पूरी प्रणाली ही प्रश्नोत्तर की है। तुम पूछो। वहां ये थोड़ी कि गुरुजी बैठे और उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ऋषि कुछ बोलते ही नहीं है। जब पूछता है कोई साधक, शिष्य, जिज्ञासु, तब वो उत्तर देते हैं, नहीं तो ऋषि अपने मौन में प्रसन्न है। समझ में आ रही है बात कुछ? भारत में जैसे जैसे वेदांत आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत में विश्वविद्यालय आगे बढ़ेंगे। ये आप नियम पकड़ लीजिए। और भारत की संस्कृति अगर पौराणिक ही रही आई जैसी वो है, तो भारत में शिक्षा का स्तर और गिरता जाएगा। ये बात भी पकड़ लीजिए। और खेद की बात यह है कि पिछले 10-20 साल से भारत की संस्कृति को और ज्यादा गिराने की कोशिश हो रही है। और वो कोशिश बाहर वालों द्वारा नहीं की जा रही, वो कोशिश तथा कथित हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा ही की जा रही है। ये जो धर्म की ठेकेदारी अब ज्यादा चलने लगी है, एक से एक फितूर भरी कहानियां ये लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं मानो यही तो है। इतना ही नहीं, अब कहने लगे हैं कि वो कहानियां हैं ही नहीं, वो सचमुच हुआ था। पुराण में जो भी कुछ लिखा है वो सचमुच हुआ ही था। इनकी बुद्धि इतनी कुंद है कि इनको प्रतीक और तथ्य में अंतर नहीं पता चलता। इनको कल्पना और इतिहास में भेद नहीं मालूम पड़ता। ये काव्य और वृत्त का अंतर नहीं जानते। तो ये कहते हैं बस मानो मानो और सर झुकाओ, और सर अगर उठाओगे तो गद्दार कहलाओगे। गद्दार, धर्मद्रोही, देशद्रोही, तमाम तरह की उपाधियों से सुसज्जित करके फिर तुमको कहीं पीट पाट डाला जाएगा या मार डाला जाएगा।
कर्नाटक में थी मेरे ख्याल, अंधविश्वास उन्मूलन या निर्मूलन समिति करके उन्होंने बनाई थी। हाँ हाँ, और भी गौरी लंकेश अकेली नहीं है, उनके साथ और भी थे जिनको मार डाला गया। अंधविश्वास उन्मूलन या निर्मूलन समिति, कुछ ऐसे नाम था। उसे कई लोगों की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंधविश्वास वगैरह के खिलाफ बोलते थे, तो सीधे गोली मार दी अभी। और फिर आप चाहते हो कि आपके विश्वविद्यालय आगे बढ़े, कैसे बढ़ेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, आप एक हिंदू पाकिस्तान बनने की दिशा में बढ़ रहे हो। और जो उनकी दुर्दशा है पाकिस्तानियों की, वही आपकी अब होने जा रही है। मानसिक दिवालियापन, आंतरिक खोखलापन, कट्टरता, अनुदारता, असहिष्णुता, अविचार, अविवेक, हिंसात्मकता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ये आपके समाज और संस्कृति का बड़े से बड़ा लक्षण बनने जा रहे हैं। और इस पूरी चीज में वास्तविक धर्म और गहरे अध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं है। इस पूरी चीज में उपनिषदों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पूरी चीज में गीता के वास्तविक अर्थ के लिए कोई सम्मान नहीं है। जो ये सब पुराणवादी होते हैं, गीता तो इनको बड़ी अटकती है, खटकती है, जैसे गले में फांस फंस गई हो। तो फिर ये क्या करते हैं कि गीता का भी उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं, क्योंकि अब इनको तो पौराणिक किस्से कहानियों से मतलब है, और पुराणों में कृष्ण का वृतांत है। अब इन बेचारों के लिए अफसोस की बात यह कि कृष्ण ने गीता भी बोली है, तो फिर ये गीता का बिल्कुल उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं। इनके अगर दिल की पूछा तो ये तो यही चाहेंगे कि गीता हो ही ना, गीता हो ही ना, और ये बस सड़कों पे नाचते फिरें। और गीता जब होती है तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि गीता में तो कृष्ण कह ही नहीं रहे कि जाके नाचो। अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन नाच, सर मुंडा ले और वहां जाके दुर्योधन के सामने नाच, ऐसा बोल रहे हैं। गीता में तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हथियार उठाओ और युद्ध कर। तो इन लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है गीता को लेकर कि अब इसका क्या करें, ये कहां से आ गई। क्योंकि इन्होंने तो कृष्ण को अपनी कमजोरी का अवलंब बना रखा है, कमजोर कमजोर कमजोर। और गीता का संदेश है बल का, आत्मा का। गीता बहुत खटकती है संस्कृतिवादियों को। गीता में तो बात ही सारी सवाल जवाब से है। और गीता में तो अर्जुन को कृष्ण पर आक्षेप लगाने का भी अधिकार है। वो कृष्ण को 2-3 बार बोल देते हैं, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो कृष्ण। गीता तो उपनिषद है, गीतोपनिषद है वो, उसमें तो होगी, बातचीत होगी। उसमें ये नहीं है कि चुप बैठ गए, रे गुरुजी ने बोल दिया अब कुछ जवाब नहीं। समझ में आ रही है बात कुछ? आपको अपने धर्म को विशुद्ध वेदांत का धर्म बनाना होगा। अगर आप आज के भारत की चहुमुखी प्रगति चाहते हो, तो भारत से प्रेम हो, तो वेदांत को उसी शिखर पर, उसी स्थान पर पहुंचाइए जिसका वो अधिकारी है। और किस्से कहानियों को उनको सौंप दीजिए जिन्हें किस्से कहानी से आगे कुछ समझ में नहीं आता। वो बालकों के लिए होते हैं या बालक बुद्धि वयस्कों के लिए होते हैं। बड़ों के लिए, जो समझदार है, जो समझ सकता है, जिसके बुद्धि है, प्रज्ञा है, विवेक है, जिसकी चेतना ऊपर चढ़ना चाहती है, उनके लिए वेदांत है।
आ रही है बात समझ में कुछ, या इसको भी रट लोगे? क्या आचार्य जी मत पूछा करिए समझ में आ रहा है कि नहीं, बार जब देखो ये पूछते हैं कुछ समझ में आया, ये कहा करिए ना कि याद कर लियो सब। अब जितना याद कर लिया जाके पर्चे में उतार देना, गोल्ड मेडलिस्ट कहलाओगे। सनातन धर्म की मूल बात समझना। हाँ, बोधो अहम, मैं कौन हूं? मैं बोध मात्र हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाकी सब पहचाने नकली, बाकी सब बातें खोखली, बाकी सब कहानियां व्यर्थ। बोधो अहम, मैं बोध हूं, मैं जानने की उत्कंठा हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, उसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं। समझ में आ रही है बात? और जितनी चीजों को लेके हिंदू धर्म पर लानत भेजी जाती है वो सब इन कहानियों से ही निकले हैं। आज पूरी दुनिया में हम पर थू थू होती है क्या, कि दलितों का शोषण किया और स्त्रियों को दमित किया, यही है ना। इन्हीं दो चीजों को लेकर के हिंदू धर्म का इतना अपमान रोज होता है पूरे विश्व में, एक दलितों को लेकर और एक स्त्रियों को लेकर के। दलित विरोधी, हिंदू विरोधी, दलित विरोधी, स्त्री विरोधी, हिंदू विरोधी नहीं, स्त्री विरोधी। अब दलित विरोधी बातें क्या वेदांत में हैं? स्त्रियों के बारे में निम्नता की बातें, असम्मान की बातें क्या वेदांत में है? वो सब बातें भी कहां हैं? वो सब बातें भी वेदांत के अतिरिक्त जिन ग्रंथों को आप सम्मान देते हैं उनमें लिखी हुई हैं। तो उन ग्रंथों को पकड़ के बैठे ही काहे को हो भाई? वेदांत अकेला है जो पूर्णतया शुद्ध है, और बाकी सब ऐसा ही है जिसको लेकर के बहुत अपमान झेलोगे, क्योंकि वहां जैसे ही खोला जाएगा और एक के बाद एक पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा, ये कैसी कहानी है, ये क्या बात है। और फिर जो सफाई देने वाले होते हैं हिंदू धर्म के पैरोकार, वो जो वकालत करने निकलते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सारी बातें तो इस स्मृति में या इस ग्रंथ में अंग्रेजों ने लिख दी, ये सब प्रक्षेपित है, इन्होंने लिख दी, अंग्रेजों ने लिख दी हैं, मुगलों ने लिख दी हैं। अरे कितनी बातों को कहोगे कि अंग्रेजों ने लिख दी और मुगलों ने लिख दी? वहां तो बातें ही ज्यादातर ऐसी हैं, हर बात को यही कह दोगे कि अंग्रेजों ने डाल दी। और अंग्रेजों ने क्यों लिख दी? वो साजिश कर रहे थे ना। अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ काहे को साजिश करेंगे? क्योंकि हम सबसे बड़े हैं, तुम इतने महान हो कि अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ साजिश करने आए थे और तुम्हारे धर्म ग्रंथों में घुस करके संस्कृत में गंदी गंदी बातें लिख दी अंग्रेजों ने। वाह बेटा, सल्तनत उनकी ऐसी थी कि सूरज कभी नहीं डूबता था, विज्ञान उनके पास, कलाएं उनके पास, तकनीक उनके पास, ज्ञान उनके पास, बाहुबल उनके पास, लेकिन ईर्ष्या उनको थी तुमसे, क्योंकि तुम महान हो, तो उन्होंने तुम्हारे धर्म ग्रंथों में अशुद्धियां डाल दी। वाह, अपने उन ग्रंथों को पकड़ो ना जिनमें वास्तव में अशुद्धियां हैं ही नहीं। कहां नहीं है? जाओ, उपनिषदों में नहीं पाओगे। हां, कुछ एक दो पुराने उपनिषद हैं, बृहदारण्यक वगैरह, जो कि बहुत पुराने हैं, उनमें बीच बीच में एक आध श्लोक तुमको ऐसा मिल सकता है, ऐसों की उपेक्षा कर सकते हो। उनको तो यह भी निश्चित नहीं है कि उपनिषद माना जाए या अरण्यक माना जाए, वहां पे एक आध कुछ मिलेगा, उपनिषद उसकी उपेक्षा कर दो। वरना तुमको उपनिषद, आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये इतने शुद्ध मिलेंगे
कि सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौरव से सम्मान से खड़े हो सकते हो, ये कह सकते हो सनातनी हूं, वेदांती हूं और ये मेरे गौरवपूर्ण ग्रंथ हैं। फिर कोई आके आक्षेप नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा धर्म तो दलित विरोधी है और स्त्री विरोधी है। लेकिन अगर बाकी सब किस्से कहानी या किताबें पकड़े रहोगे तो फिर ये अपमान भी झेलना पड़ेगा कि तुम हिंदू हो ना, तुम वही लोग हो ना जिन्होंने हजारों सालों तक 50% स्त्री जनसंख्या का और 80% दलित जनसंख्या का शोषण करा। ये अपमान और ये आक्षेप भी झेलना पड़ेगा। और जो लोग ये आक्षेप लगा रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शोषण हुआ है और ईमानदारी का तकाजा यही है कि मानो साफ साफ कि शोषण हुआ है। वो जो इतनी सारी व्यर्थ की कहानियां लिखी हुई हैं कि फलाना था, फलाना नीची जाति का था, फलाने ने जाकर के उस कुएं से पानी भर लिया तो वो इसीलिए तुरंत कछुआ बन गया, वो कहानियां काहे के लिए लिखी गई भाई? क्यों लिखी गई हैं? कोई कारण, कोई प्रयोजन? या ये बोलना चाहते हो कि अंग्रेजों और जर्मनों ने आके लिख दी हैं? वो कहानियां षड्यंत्र ही तो हैं, और क्या है? और जहां षड्यंत्र नहीं है, जहां सीधे सीधे विशुद्ध दैवीयता है, उन ग्रंथों को तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं बार बार पूछता हूं, 5 उपनिषदों का नाम बता दो, लोगों को नहीं पता होता। कृष्ण को पूजते हैं, भगवत गीता को नहीं पढ़ते। और मैं कहूं वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, तो ये तो मैंने बहुत ही दूर की बात कर दी। उतनी दूर तो कोई जाना भी नहीं चाहता, कल्पना भी नहीं करता कि ब्रह्म सूत्र बहुत पीछे के उपनिषद, ज्यादा निकट के आचार्य शंकर हैं। तो मैं पूछ दूं विवेक चूड़ामणि, नहीं। प्रश्नोत्तरी, नहीं। अपरोक्ष अनुभूति, नहीं। आत्मबोध, तत्वबोध, एकदम छोटी छोटी संक्षिप्त किताबें हैं, प्रवेशिकाएं हैं शुरू करने के लिए, वो भी नहीं पढ़ी हैं। जब तक कल्चर ठीक नहीं करोगे तब तक यूनिवर्सिटीज भी ठीक नहीं होंगी। क्या तुम कल्पना कर सकते हो अफगानिस्तान में हार्वर्ड की? बोलो, जल्दी बोलो, क्यों नहीं कर सकते भाई? ईंट पत्थर की इमारतें खड़ी कर देंगे, क्यों नहीं कर सकते? उतना जगह जमीन बहुत है वहां पे, अफगानिस्तान में भी। वहां हार्वर्ड क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? फंड्स की कमी नहीं है, दे दिए, फंड्स दे दिए, इमारत खड़ी कर दी। अब बताओ अफगानिस्तान में हार्वर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो माहौल होता है यूनिवर्सिटी के अंदर का, वो आज़ादी का, खुलेपन का, विचार का होता है, सवाल का होता है। और अगर कैंपस के बाहर का समाज वैसा नहीं है तो वो उस तरह के कैंपस को पनपने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। इसलिए अफगानिस्तान में हार्वर्ड नहीं हो सकता, और इसीलिए भारत में भी शीर्ष विश्वविद्यालय नहीं पनप पा रहे हैं। कोई भारत सरकार के पास पैसे की थोड़ी कमी है, बहुत पैसा है आज सरकार के पास, बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन यूनिवर्सिटीज हमारी अच्छी नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि संस्कृति हमारी रूढ़िग्रस्त है, रोगग्रस्त है। कैंपस के अंदर महानता तभी विकसित हो सकती है जब कैंपस के बाहर का समाज भी या तो महान हो या कम से कम महानता का इच्छुक हो, महानता को सम्मान देता हो। अगर कैंपस के बाहर का समाज ऐसा है जो महानता को डंडे मारने दौड़ता है, तो कैंपस के भीतर भी महानता विकसित नहीं हो पाएगी। एक बात और समझना, यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज इतनी आगे बढ़ी हुई है तो इसलिए क्योंकि वहाँ रिसर्च इनोवेशन का दारोमदार यूनिवर्सिटीज़ पर है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप नॉच नहीं है तो आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट ही रहेगी या डिपेंडेंट रहेगी, सबसर्विएंट रहेगी।
वहां कुछ नया नहीं होने पाएगा। आप अमेरिका में जाएं, कैंपस में और डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसा होता है कि ये एक विंग है और इस विंग में 4 नोबेल लॉरिएट बैठे हुए हैं, 3-3 कमरे छोड़ के। ये इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1988 में, इनको अभी, और वो है उनके तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार शॉर्ट लिस्ट में, उनको भी नोबेल मिल सकता है। ये वहाँ हालत रहती है और वहाँ रिसर्च चल रही होती है। उसी रिसर्च ने अमेरिका को मिलिट्री सुपर पावर भी बनाया है और इकोनॉमी सुपर पावर भी बनाया है। आपके इंस्टीट्यूशंस में कौन सी रिसर्च चल रही है? और फंड्स की, ग्रांट्स की कमी नहीं है, मानसिक आजादी की कमी है। हमने तो कॉलेज को पता नहीं क्या बना लिया है। फिल्मों में कॉलेज कैसे दिखाया जाता है? लड़का लड़की नाच रहे हैं, वो मौज मस्ती डेटिंग का अड्डा है कॉलेज। कॉलेज मौज मस्ती डेटिंग का अड्डा होता होगा, बाद की बात है। मैं चाहता हूं कि वहां पे खुला माहौल रहे, जो जा रहे हैं उनको घुटन ना महसूस हो, बिल्कुल होना चाहिए। जगह बनी हुई है, वहां जाइए, धूप में बैठे कॉफी पीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन धौल धप्पा मौज मस्ती तो नहीं हो सकता ना। उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? ज्ञान। ज्ञान, और ज्ञान शब्द को हमने गाली बना दिया भारत में। कोई जरा किसी को सुनाने लगे तुरंत है चल ना, बाप को ज्ञान मत दे, ये ज्ञानी आ रहे हैं। जिस संस्कृति में ज्ञान शब्द गाली बन गया है, वो संस्कृति रसातल में नहीं गिरेगी तो कहां? यहां किसी को प्रोफेसर बोल दो, वो सम्मान की नहीं, उपहास की बात होती है, हां या ना? ये लीजिए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, जैसे कटाक्ष कराओ। और प्रोफेसर होना ऊंची से ऊंची बात है। आप अमेरिका चले जाइए, वहां पे जैसे यहां पे आपके आईएएस होता है, वहां आईएएस वगैरह नहीं होता, बस एक आईआरएस होता है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। वहां पे कोई ऑफिसर आ जाए, कोई ब्यूरोक्रेट आ जाए, उससे कहीं ज्यादा इज्जत मिलती है एक पीएचडी को। और कोई पीएचडी आ जाए, उससे कहीं ज्यादा इज्जत मिलती है एक प्रोफेसर को। प्रोफेसर आ गया, राष्ट्रपति खड़ा हो जाएगा उसके सम्मान में। और भारत में हालत देख लीजिए। अभी तो था कि क्लास में लड़के मिलकर के टीचर को पीट रहे हैं, कोई डिग्री कॉलेज, और लड़के मिलकर के पटापट उसको खड़ा करके थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहे हैं। यह भारत है। और फिर आप चाहते हो कि भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की उपेक्षा है। और 2 बातें, ज्ञान कांड, याद आ रहा है? पीछे से तार जुड़ रहे हैं फिर से। ज्ञान कांड और दूसरा कर्म कांड। कर्म कांड आगे रहेगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान की बात नहीं करेंगे, और ज्ञान की बात नहीं करोगे तो अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ेगी, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। भारत इतना हारा थोड़े ही होता, और भारत चुन चुन कर सबसे हारा है युद्ध में। और इतना विशाल देश और छोटे छोटे आक्रांताओं से हारा है। कारण ज्ञान का अपमान। हर चीज आगे बढ़ गई, कर्म आगे बढ़ रहा है, और कर्म के नाम पे यही कि कुछ भी करते रहो वही तो कर्म योगी है। जो कर रहे हो वही डट के करो। चोर अगर चोरी डट के कर रहा है तो कर्म योगी है। ये भारतीयों ने परिभाषा गढ़ी कि जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है अगर डट के करे तो वो कर्मयोगी हो गया। वाह बेटा। तो कर्म बहुत अच्छी चीज है, कर्मकांड बहुत अच्छी चीज है, भक्ति बहुत ऊंची चीज है। क्या चीज ऊंची नहीं है? ज्ञान। तो लो फिर, गिनते गिनते थक जाओगे। और अब तो उस फेहरिस्त में चीनी भी जुड़ गए। ताजा ताजा उन्होंने तुम्हारी जमीन हड़प ली और कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मंगोल, तुर्क, अरब, अफगानी, चीनी जुड़ी गए हैं। और यूरोप चले जाओ तो पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेजों को कौन भूला है? कौन नहीं है जिसने भारत को सामरिक क्षेत्र में हराया नहीं और आर्थिक क्षेत्र में हराया नहीं? कैसे हरा लिया? ज्ञान का अपमान, ज्ञान का उपहास, ज्ञान की अवहेलना। और जहां तक भारत की बात है, ज्ञान शुरू होता है वेदांत से। ये जो हमने वेदांत को पीछे छोड़ करके स्मृतियों, संहिताओं, इतिहासों और विशेषकर पुराणों को सर पे चढ़ाया, उसका नतीजा है भारत का पतन।
तुम्हारी सेना कभी ऐसे से जीत सकती है जिसकी सेना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, ज़्यादा जीत पाएगी? और यही हुआ था जब अंग्रेज आए थे भारत। बहुत मुट्ठी भर सैनिक, लेकिन जबरदस्त किस्म के उनके आयुध। क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए उस समय पर यूरोप में क्या चल रहा था? हाँ, रेनेसां। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा बाद शुरू हो रहा था। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बल्कि फंडिंग हुई है भारत से, जो पैसा गया वहां। लेकिन उनके आने से पहले भी वो यूरोप के इतिहास में दर्शन का युग था। एक के बाद एक फिलोसोफर्स आ रहे थे और लगातार बहसें हो रही थीं, किताबें लिखी जा रही थीं, विज्ञान आगे बढ़ रहा था। उसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप पूरी दुनिया पर छा गया। यूं ही नहीं छा गया, हम बोलते हैं वो तो गंदे लोग थे ना, उन्होंने कहा हम सबको मारेंगे, लूट लेंगे, तो उन्होंने आगे सबको लूट लिया। ऐसे नहीं होता कि वो गंदे गंदे लोग थे, इविल थे, विलन थे, तो पूरी दुनिया पर छा गए। वो पूरी दुनिया पर इसलिए छा गए क्योंकि उनके पास फिलॉसफी थी और साइंस थी और टेक्नोलॉजी थी, इसलिए छा गए। हमारे पास क्या था? कहानियां। और फिर नीमू लकड़हारे ने सांप से कहा मुझे अपनी मणि दे दे। सांप ने कहा अगर तू कल सुबह फलाने पोखर में स्नान कर लेगा तो तुझे दे दूंगा। तो नीमू लकड़हारा अपनी पत्नी नीमी के साथ फलाने पोखर में गया, स्नान किया। वहां उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो उसने तुरंत हाथ जोड़कर उपासना की, तो मगरमच्छ एक यक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। बोला बस मैं किसी सच्चे उपासक की तो प्रतीक्षा कर रहा था, जा तुझे छोड़ दिया। और उसने उसको छोड़ दिया, उस सांप के पास गया, सांप ने उसे मणि दे दी, वो मणि लेकर के गया, उसने बाजारे बेच दी, उसको 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली और वो फिर पूरे जीवन सुख और ऐश्वर्य से जीता रहा। ये रही हमारी धार्मिकता। यही है ना? यही पढ़ी है ना? खूब सुनी है ना? बस ये करके तुम अग्रणी बन जाओगे विश्व में? बोलो। नमस्कार। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था, अभी हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, तो गुरुकुल के बारे में और वेदांत और गुरुकुल के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें, क्योंकि वो पहले बहुत एक अच्छा सेटअप था, एक अच्छा लाइक लॉन्ग टर्म चलता था गुरुकुल का, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें क्या? ये बहुत अच्छा था पर बहुत व्यापक नहीं था, गहरा था पर विस्तृत नहीं था। उसका वेदांत से कोई संबंध? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो श्रुति की बात रही है वो गुरुकुल में ही तो पनपी है, लिखित में तो बाद में हुए। हम कहते हैं ना कि सब कुछ श्रुति ही था, फिर वेद व्यास ने कहा नहीं अब तो लिख दिया जाए तो ठीक है, तो फिर उन्होंने पहली बार लिखा, वरना तो सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शब्द और श्रवण के माध्यम से ही पहुंच रहा था। और उससे क्या हो रहा था? उससे ये हो रहा था कि बात की पवित्रता सुरक्षित रह जा रही थी, क्योंकि जो आपको श्लोक दे रहे थे वही आपको श्लोक का अर्थ भी बता दे रहे थे, तो इस बात की संभावना नहीं रह जाती थी कि आप अर्थ का अनर्थ कर लोगे, तो अच्छा था। लेकिन बात एक दायरे तक सीमित रह जाती थी, तो मैंने कहा गहराई रहती थी उसमें, व्यापकता नहीं आ पाती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ना भाई। एक गुरु कितने शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से दीक्षित कर सकता है? 5, 10, 20, 50, बहुत जोर लगाएगा तो 200। नतीजा क्या हुआ? अधिकांश आबादी वंचित रह गई। तो वो मॉडल आज चलाना व्यवहारिक नहीं है। बहुत सुंदर मॉडल है पर व्यवहारिक नहीं है ना। आज तो यही सही है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों और जो हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो उसका उपयोग किया जाए ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, एकदम जो नीश और इलीट सर्किल्स हैं उनमें ये आज भी होता रहेगा
कि गुरु होगा और गुरु के साथ वही चंद 5, 10, 20, 50, 100 होंगे जो एकदम गहरे जिज्ञासु होंगे, कोर सीकर्स। वहाँ आमने सामने बैठ करके ठीक वैसे ही बात हो सकती है जैसे उपनिषदों में होती थी। पर उस बात में जो अड़चन है वो आप भली भांति जानते हैं ना। आप सब भी यहाँ बैठे हैं, आप अधिक से अधिक यहाँ 200 लोग बैठ सकते हैं, और कितनी बार बैठेंगे? तो हम भी जो काम कर रहे हैं वो ऐसे आमने सामने बैठ करके कितना आगे जा पाएगा? वो काम आगे इस माध्यम से नहीं बढ़ रहा है। किस माध्यम से आगे बढ़ रहा है? यही बात जो यहां सामने हो रही 200 जनों से, वो वहां पे सीधे अभी पहुंचेगी 20 लाख लोगों तक। तो ये अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा है जिनमें एक गहरी व्यक्तिगत ज्वलंत जिज्ञासा है, जो कहते हैं हमें तो देखिए स्क्रीन से काम नहीं चलता, हमारी अभीप्सा इतनी बढ़ गई है या हमारा प्रेम इतना बढ़ गया है कि हमें तो सामने ही बैठ करके बात करनी है। ये उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर हम इसी मॉडल पर चलेंगे तो फिर यही होगा कि बात इन्हीं लोगों तक सीमित रह जाएगी। वही गलती हो जाएगी जो वैदिक युग में हुई। तब वो गलती भी नहीं कही जा सकती, तब वो विवशता थी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। आज टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग करना होगा। ये बात हो और फिर ये बात बाहर तुरंत 20 लाख लोगों तक पहुंचे। तो गुरुकुल हो भी तो उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक ऑनलाइन गुरुकुल होना चाहिए। ठीक है कि बातचीत चल रही है लेकिन साथ ही साथ वो सबको रिले हो रही है। नहीं तो भारत की बड़ी विकट अजीब सी स्थिति रही है। एक और तो जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान था वो भारत में सृजित हुआ, उपलब्ध रहा, लेकिन वो सिमटा रहा 1% आबादी तक। बहुत ज्ञान है, भारत से ऊंचा ज्ञान किसी के पास नहीं। और मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक क्षेत्रों में भी, चाहे गणित हो, मेटलर्जी हो, चिकित्सा विज्ञान हो, भारत के पास अद्वितीय ज्ञान था। लेकिन वो ज्ञान कितने लोगों के पास? एकदम छोटे छोटे समूहों के पास। और उन समूहों ने भी इस बात में बड़ा गौरव अनुभव किया कि हम ये ज्ञान अपने गुट, कुल या समूह से बाहर नहीं जाने देते। आज भी आपको मिलेंगे, कहेंगे हमारे पास एक खास तरह की दवाई है, पर वो दवाई, उसका जो राज है वो हम अपने घर, खानदान या समुदाय से बाहर नहीं जाने देते। यही सदा से होता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो व्यापक जन समुदाय है वो अशिक्षित और अज्ञानी ही रह जाएगा। हमें वो नहीं होने देना है। हमने उसके दुष्प्रभाव अच्छे से देख लिए हैं। कुछ लोग पढ़े लिख जाएं, कुछ लोगों के पास ही ज्ञान केंद्रित और संघनित, माने कंसंट्रेटेड रह जाए, तो इससे फिर ज्ञान को भी खतरा हो जाता है और शोषण की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञान का भी लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, ज्ञान भी सब तक पहुंचना चाहिए। अब जो ऐसे हो जिन्हें चाहिए ही नहीं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उपलब्धता सबको रहनी चाहिए। ठीक है। सो अभी इसके जो बदलाव की ज़रूरत है जिसकी आप बात कर रहे थे भी, कि विश्वविद्यालय में अगर हम ऊपर आना चाहते हैं या टॉप, तो एकदम क्या बदलाव लाए? डिपार्टमेंट्स पहले तो विश्वविद्यालय बनाइए जिनमें एकदम खुला माहौल हो और जहां मेरिट को प्रोत्साहित किया जाए, जहां रिसर्च पर जोर हो, और जहां पर इनर एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन, या कह लीजिए स्पिरिचुअल या विजडम एजुकेशन के फुल फ्लेजेड और बड़े सशक्त विभाग हों। ये पश्चिमी जो, जिसे अभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, तो पश्चिमी देशों में उसका उससे बहुत अलग नहीं, बस उससे थोड़ा सा आगे। जहाँ तक सांसारिक ज्ञान की बात है, एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, आप बिल्कुल उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना है? लाइफ एजुकेशन। मैं समझता हूँ वो चीज़ एक आदर्श विश्वविद्यालय के काफ़ी निकट की होगी। आप एक हार्वर्ड को उठाएं और उसमें लाइफ एजुकेशन को जोड़ दें, कैंपस का पूरा माहौल बदल जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जो कुछ हो रहा होगा उसका आधार और उसकी दिशा बदल जाएगी।
इसमें वेद को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आयुर्वेद जब हो मैं गया, कह रहा हूँ लाइफ एजुकेशन, आयुर्वेद वगैरह सब। आयुर्वेद देखिए मेडिकल साइंसेस के अंतर्गत आएगा। आयुर्वेद में स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं है, आयुर्वेद में स्पिरिचुअलिटी नहीं है कहीं पर। तो आयुर्वेद लाइफ एजुकेशन या इनर एजुकेशन में नहीं आता। अब ऐसे तो वेदों में धनुर्वेद भी है, तो वो थोड़ी आ जाएगा इसमें, या कि और भी तमाम है, वेदों के छोटे छोटे अंग हैं, वो सब इसमें वो नहीं है। हम कोर स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं जो वेदांत है। ठीक। और श्रुति को लेके भी मेरा एक सवाल था। स्मृति की तो आपने बात करी है, तो जैसे श्रुतियाँ जैसे पहले थी और वेदों में भी अलग उसमें उनका आया, श्रुति ज़्यादा पुराणों में ही जाके दिखती है या फिर श्रुति किसी तरह, क्योंकि वेद में कोई राइटर्स का नाम तो होता नहीं, सब ने मिलके। पुराणों का श्रुति से कोई संबंध नहीं, पुराण तो लिखित हैं सारे, पुराण तो लिखित हैं, और पुराण अभी के हैं भाई, 2री शताब्दी से लेके 8वीं 10वीं शताब्दी तक के हैं पुराण। वैदिक काल उससे 500 साल 1000 साल पुराना है। श्रुति में सिर्फ वेद आते हैं, पुराण नहीं आते। तो उसमें क्योंकि श्रुति में तो फिर मैंने ऐसा देखा या फिर मेरे को ऐसा विजन आया, तो उसकी ट्रांसलेशन वेदों में स्मृति के साथ साथ ही हुई, तो उसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। ट्रांसलेशन किसकी? जब स्मृति जैसे वेद में आप कह रहे हो कि लिखी गई, स्मृतियां धर्मशास्त्र हैं, वो अलग है, अनदर क्लास ऑफ लिटरेचर है वो। और श्रुति भी वेदों में कहीं फाइनली ट्रांसलेट हुई। श्रुति जो पूरा वैदिक लिटरेचर है उसको श्रुति बोलते हैं, क्योंकि उसका ओरल ट्रांसमिशन हुआ था एक लंबे समय तक, फिर वो लिखित में आया, तो इसलिए उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति अलग है, स्मृति अलग है। ये मनु स्मृति जिसको आप मानव धर्मशास्त्र बोलते हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति या पराशर संहिता, ये सब स्मृतियों में आते हैं। ठीक है, ये सामाजिक नियम कायदों का वर्णन करते हैं, इनमें अध्यात्म नहीं है ज़्यादा। इनमें यह लिखा हुआ है कि समाज को कैसे चलाना है, हालांकि समाज भी इनके हिसाब से नहीं चला है कभी भी। हमें इतिहास में किसी भी ऐसे राज्य या राजा का उल्लेख नहीं मिलता जिसने कहा हो कि मनुस्मृति ही मेरे राज्य का संविधान है। ऐसा कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। हाँ, एक ब्रॉड गाइडेंस मिल जाती थी कि साहब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो राजा भी जो अपने नियम बनाता था वो थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के कि मनुस्मृति में ये बात है, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ और किसी से पूछा, कुछ अपने राज्य की स्थितियां देखी, उस हिसाब से वो नियम कायदे बना देते थे। तो जो स्मृति साहित्य है वो बिल्कुल अलग है, उसका वेदों से नहीं कुछ लेना देना, और वो वेदों की अपेक्षा नीचे रखा जाता है। अगर स्मृति की कोई बात है जो उपनिषदों से मेल नहीं खा रही, तो तत्काल स्मृति की वैसी बात को खारिज कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। अगर वेदांत की कोई भी बात किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी बात से मेल नहीं खाती, अड़ती है, तो तुरंत वेदांत की बात को स्वीकार कर लिया जाता है, और जो दूसरी बात है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में हो, उस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। ये नियम है। और आप अभी बता रहे थे कि जैसे ब्रह्म सूत्र या कोई भी छोटा, कोई भी नया रीडर उसको शुरू करना चाहे, पढ़ना चाहे, नहीं, ब्रह्म सूत्र आप तुरंत नहीं शुरू कर सकते। ब्रह्म सूत्र बिल्कुल आखिरी बात है। तो कहाँ से शुरुआत की जाए एज ए फ्रेश, बिल्कुल बिगिनर रीडर? किसी को पहली किताब उठानी है, और आपकी कई किताबें तो हैं, पुस्तकें अवेलेबल हैं, बट अगर वो पूरे पुराने से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत की जाए और किन किन मतलब कौन से क्रम में चलना चाहिए, उसके ऑर्डर में? आचार्य शंकर के आत्मबोध और तत्वबोध, शुरुआत यहाँ से करनी है। ये दोनों लिखे ही गए थे उनके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। और इनके बाद उपनिषदों में निरालंब उपनिषद। और इनके जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस जैसे स्वामी परमानंदा का उपनिषद हैं या सिमिलर, उनकी कितना डिफरेंस है? अगर कोई वो पहले पढ़ चुके हैं तो दोबारा संस्कृत में शुरू किया जाए या हिंदी का वर्णन पढ़ा जाए, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा सेम ही रहेगा? देखिए, अगर आप संस्कृत थोड़ी जानते हैं तो उससे लाभ मिलता है, क्योंकि
अनुवाद में अनुवादक इतनी ज़्यादा छूट ले लेते हैं कि अर्थ ही पूरा उलट जाता है। तो आपको कम से कम इतनी संस्कृत तो आनी चाहिए कि जो श्लोक है फिर जो अन्वय है उसकी तुलना तो कर सकें कि श्लोक में क्या लिखा है, कौन सा शब्द है और यहाँ कौन सा शब्द है। और उपनिषदों में और गीता में संस्कृत है वो सरल है, अपेक्षतया बहुत सरल है। जैसे ऋषियों ने करुणावश जानबूझ करके एकदम सरलता से, तो अगर आपने 6 महीने या साल भर भी संस्कृत पढ़ ली, गंभीरता से पढ़ें तो 6 महीने में आपको श्लोक थोड़े बहुत समझ में खुद ही आने लगेंगे, क्योंकि जो वहाँ शब्द हैं उन शब्दों का तो हिंदी में भी इस्तेमाल होता है ना। शुद्ध हिंदी संस्कृत निष्ठ ही होती है, तो कोई भी आपको वहाँ एकदम अपरिचित शब्द नहीं मिलेगा। बस व्याकरण से आप अपरिचित होते हैं, तो उस व्याकरण पर आप थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए, आप श्लोकों को खुद ही समझने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अनुवाद तक तो फिर भी ठीक रहता है, दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब हम उसका भावार्थ माने उसकी व्याख्या भी उधार लेने लगते हैं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना दिमाग लगाओ। कृष्ण ने ये थोड़ी कहा है कि मुझ तक किसी के माध्यम से पहुंचना है। जब वो अर्जुन को गीता दे रहे थे तो बीच में कोई भाष्यकार बैठा था क्या? वो तो सीधा श्लोक है, अर्जुन तक पहुंच रहा है। या ऐसा होता था कि बीच में एक बैठा हुआ है जो अनुवाद करके और विस्तृत व्याख्या देके अर्जुन को बता रहा था? तो श्लोक पर्याप्त होना चाहिए। जब लगे कि नहीं स्वयं समझ में आ रहा, तब पूछिए किसी से। आश्रित होना किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता, ना सांसारिक ना आध्यात्मिक। पहला प्रयास यही होना चाहिए कि अपने पांव पे खड़े हो सकें। फिर अगर कोई मिले जो साफ नीयत के साथ सहारा देना चाहता हो तो वहां पे आप सहायता स्वीकार कर सकते हैं।